गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 8 में संस्कृत में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में संधि क्या होती है और संधि के कितने रूप होते हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जाना था। उसमें से स्वर संधि के पांचों प्रकार कौन सा? दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि के बारे में हमने पढ़ा था। ये आपके संस्कृत में व्याकरण में स्वर संधि के पांचों प्रकार दिए हुए हैं। अब हम इसके अलावा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे, जो आपको हिंदी में भी काम आएगी। देखते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसा कि नाम से विदित है, स्वर संधि में स्वर आपस में मिलते हैं, वैसा व्यंजन संधि में व्यंजन भी आपस में मिलते हैं और व्यंजन स्वर भी आपस में मिलते हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि व्यंजन संधि में दो व्यंजनों का मेल होता है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार है। इसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्ग क्या होता है, वर्ण क्या होता है। अब वर्ण के बारे में तो आपको पता है कि क, ख, ग ये सब अलग अलग वर्ण होते हैं, है ना। अब वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग मतलब एक लाइन, जैसे अपन क से ग तक जो लाइनें होती है ना, क ख ग ग च च ज ण, तो जैसे क वाली लाइन पूरी क ख ग घ ण, वो पूरा एक वर्ग हो गया। फिर च छ ज ज ण, ये पूरा एक वर्ग हो गया। इस तरह से एक अलग अलग पूरी लाइन को हम वर्ग बोलते हैं। तो पहला नियम क्या कहते हैं, कह रहा है अपने को, देखिए वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा वर्ग? कोई सा भी वर्ग का पहला व्यंजन वर्ग का तृतीय या चतुर्थ व्यंजन या र, ल, व या कोई भी स्वर से पहले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय व्यंजन बन जाता है। मतलब वर्ग का जहाँ पहला व्यंजन होता है, पहला व्यंजन मतलब अपन ये वाला वर्ग ले लेते हैं, कौन सा? क ख ग घ ण वाला व्यंजन वर्ग ले लेते हैं, क्योंकि इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो इसका पहला व्यंजन लेते हैं। तो क क्या है? व्यंजन है। इसके पहले व्यंजन में अगर मिलता है, क्या मिलता है? इसका तृतीय व्यंजन या चतुर्थ व्यंजन या फिर र, ल, व या कोई भी स्वर जब मिलता है तो वो पहला व्यंजन जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? तीसरे व्यंजन में। तो क वाली लाइन का तीसरा व्यंजन कौन सा है? क, ख और ग तीसरा हो गया, एक दो और तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। अब आप थोड़ा सा उदाहरण के तरीके से समझिए। उदाहरण, वाक प्लस इस। अब यहाँ वाक है, क व्यंजन है, वर्ग का क्या है? पहला है। तो अब ये वर्ग का क पहला है, किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में परिवर्तन होना चाहिए ना, क, ख और ग। तो वाक प्लस इस, और उसने नियम क्या बता रहा है कि वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या यरलव या कोई भी स्वर के साथ जब मिलता है तो वो ग में परिवर्तित। तो स्वर यहाँ ई आ गया, स्वर आ गया। तो वाक जब ई में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वागीश। वाक प्लस ईश बराबर वागीश। और यहाँ बड़ी ई है, इसलिए ग में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ई की। ऐसे ही देखिए, इसमें देखिए सत प्लस धर्म। अब सत त त न, त वाली लाइन में वर्ग कौन सा है? त त न, त का फर्स्ट व्यंजन है। और इधर अपन ध दर में है ना, त थ द ध चौथा व्यंजन है ये। तो त सब चौथे व्यंजन से जब मिला तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो तीसरे में परिवर्तित होगा। तो त में त, थ और द तीसरा हो जाता है, तो ये द में परिवर्तित होता है। ये क्या हो गया? सद्धर्म। सत प्लस धर्म बराबर सद्धर्म। ऐसे ही त का फिर उत प्लस यम बराबर उद्यम। ऐसे ही देखिए यहाँ कृत प्लस अंत बराबर कृदंत। उत प्लस घाटन, त का वही द, उद्घाटन। षट प्लस दर्शन, ये क्या हो जाएगा? षट दर्शन, है ना। ये ट ठ ड, वो ये ट वाली लाइन है, तो ट ठ और ड तीसरा कौन सा आ रहा? ड आ रहा है, तो षट दर्शन, है ना। यह हो गया आपका पहला नियम। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम, वर्ग का पहला व्यंजन। उसमें भी वर्ग का पहला व्यंजन था, पर वो परिवर्तन किस में हो रहा था? पहले वाले में, तीसरे में। अब ये दूसरा नियम क्या कह रहा है कि वर्ग का पहला व्यंजन यदि किसके साथ मिलता है? किसी भी वर्ग का पंचम व्यंजन के साथ, किसी भी वर्ग के पंचम व्यंजन के साथ मिलता है तो पहले पद का पंचम व्यंजन हो जाता है। पहले पद का किस में हो जाता है? पंचम व्यंजन। जैसे अब यहाँ देखो, क पंचम व्यंजन में परिवर्तित हो रहा है। क किसके साथ मिला? क प्लस म, तथा तदन, प फ ब ब म। प वाली लाइन में म कौन सा? पांचवा व्यंजन है ना, ये क पहला हो गया। और प वाली लाइन देखो, प फ ब भ म पांचवें व्यंजन से मिला,
तो क जब पांचवें व्यंजन में मिला तो ये क, ये जो इधर वाला जो व्यंजन रहता है वो अपने पांचवें वाले व्यंजन में उस लाइन का जो पांचवा वाला जो वर्ण है ना उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो वाक प्लस मय बराबर क्या हो जाएगा, वांग्मय। जैसे ये अण कैसे आया, क ख ग घ ण, ये लाइन देखो यहाँ पर क ख ग घ ण, ये फिफ्थ वाला है तो ये व्यंजन किस में परिवर्तित हो जाएगा, फिफ्थ वाले में। ऐसे ऐसे इसमें देखो उत प्लस नति, ये न फिफ्थ वाला है और त का फर्स्ट वन है तो उन्नति किसमें, त त द द न में परिवर्तित हो गया। तो ये न किसमें परिवर्तित हो गया, न में। त वाली लाइन का फिफ्थ व्यंजन है न, इसलिए यहाँ न में परिवर्तित हुआ है। तो उत प्लस नति। अब इधर देखिए तत् प्लस मय तन्मय, वैसा ही जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, क्योंकि त का फिफ्थ वर्ण आधा न है। अब देखिए आप स्वर, तीसरा नियम, स्वर कोई भी स्वर जब छ छाते के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, आधा च और पूरा छ इसमें परिवर्तित हो जाता है। जब ये नियम याद रहेंगे आपको तभी आप किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। जैसे ये स्वर हो गया और यहाँ छ के साथ मिला तो क्या हो जाएगा, आच्छादन। इसे परि प्लस छेद, यहाँ ई हो गया है ना, छोटी की मात्रा लगी क्योंकि ये स्वर है। तो परि प्लस छेद बराबर क्या बन गया, परिच्छेद। इधर देखिए ऐसे ही अनु, यहाँ ऊ आ रहा है, स्वर आ रहा है, उसका मेल किसके साथ होगा, छ के साथ। तो अनुच्छेद, आधा च और छ कैसे बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है क्योंकि वो नियम से बन रहा है। अपन मतलब कभी कभी हम ऐसा होता है ना कि वर्ण विच्छेद करना होता है तो हम अंदाजन कर देते हैं कुछ भी, जब तक हमें नियम याद नहीं हो। परि प्लस छेद परिच्छेद और छत्र प्लस छाया बराबर छत्र छाया। अब चौथा नियम क्या कह रहा है कि आधा त के नीचे हलंत है, जब किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत होता है मतलब उसे आधा माना जाता है। तो त के नीचे आधा हलंत प्लस पूरा च जब मिलता है तो क्या बन जाता है, आधा च बन जाता है। आधा त और पूरा च जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, आधा च। उदाहरण देखिए, उत प्लस चारण, यहाँ आधा त है, ये च मिल गया तो ये हो गया उच्चारण। सत प्लस चित सच्चित, सत प्लस चरित सच्चरित, शरत प्लस चंद चंद्र, है ना। अब फिफ्थ वाला नियम देखिए, त और द, आधा त और द दोनों के नीचे हलंत है इसलिए दोनों ही आधे आधे। आधा त और आधा द जब किसके साथ मिलते हैं, ज झ ट ड ल के साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आधा ज आधा ट आधा ड और आधा ल बन जाता है। तो देखिए उदाहरण देखिए, सत प्लस जन, आधा त किससे मिला, पूरे ज से मिला तो सज्जन। सत प्लस टीका क्या बना, सट्टिका। ऐसे यहाँ हम सब भी कर सकते हैं ना, सत बोल दीजिए, सत प्लस टीका बराबर यहाँ हो जाएगा आपका सट्टिका। उद प्लस लेख उल्लेख, है ना। उद प्लस झटिका उज्जटिका, उद प्लस डयन उड्डयन, विद्युत प्लस लेखा विद्युत लेखा। ये ऐसा बन रहा है, आधा त और आधा द जब ज झ ट ड और ल के साथ मिलता है तो ये आधा ज आधा ट आधा ड और आधा ल इस तरह से बनता है। तो पता चला कि सत प्लस जन बराबर सज्जन कैसे हो गया, भाई हम जानते हैं ना कि त का आधा ज कैसे बन गया। तो इसके नियम होते हैं कि जब आधा त आधा और पूरे ज के साथ मिलता है तो ये ज बनता है। अब अपना सिक्स वाला नियम देखिए, आधा त और आधा द किसके साथ मिला है, शक्कर वाले के साथ अगर मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, आधा च और पूरा छ बन जाता है जब त और द शक्कर के साथ मिलता है। देखो यहाँ देखो, उत प्लस शिष्ट शक्कर से मिला तो ये बन गया उच्छिष्ट। उत प्लस स्वान तो उच्छ्वास, उच्च प्लस वास का बराबर बन जाएगा उच्छ्वास। इधर देखिए, सत प्लस शास्त्र, आधा द है और किसके साथ मिला, श के साथ तो सच्छास्त्र। तत् प्लस शिव तच्छिव, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका सेवंथ वाला नियम, आधा त और आधा द किसके साथ मिलता है, ह के साथ। किसके साथ, ह के साथ। तो ध बन जाता है, आधा द और ध पूरा ध, है ना। उधर उदाहरण देखा, उद प्लस हार तो क्या बन जाएगा, उद्धार। पद प्लस हति पद्धति, तत् प्लस हित तद्धित और सिद्ध प्लस हार सिद्धार्थ। भाई हमें पता होना चाहिए कि त द ह के साथ मिलता है तो ही आधा द और आधा ध बनता है, या जहाँ लगा है कि आधा द और ध पूरा है तो वहाँ हम जब उसका विच्छेद करेंगे तो त और द में परिवर्तित करेंगे। उच्चारण के माध्यम से पता चलेगा कि यहाँ आधा त आएगा या आधा द आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 8 वाला नियम, म, आधा म का, म के नीचे हलंत लगाए तो आधा म का मेल किसके साथ होता है, य र ल व या तीनों तरह के श।
शक्कर वाला, षटकोण वाला और सपेरे वाला, और एक ह के साथ जब आधे म का मेल होता है तो वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अनुस्वार में, जो ऊपर डॉट लगाते हैं ना अपन। ऐसे देखिए, सम आधा म है और किसके साथ मिला? ये य, योग, योग का ये य है तो सम प्लस योग बराबर ये अनुस्वार में ये म किस में परिवर्तित हो गया? यहाँ बिंदी में परिवर्तित, तो संयोग हो गया। फिर ऐसे ही सम प्लस सार, ये वाला स आया है सपेरे वाला, तो सम प्लस सार बराबर संसार। अब आपको पता होगा कि अगर संसार का संधि विच्छेद कैसे किया जाता है तो ही आप कर पाएंगे कि सम प्लस सार। नहीं तो आप ऐसा लिख देंगे कि भाई उच्चारण में तो संसार न आ रहा है तो सन प्लस सार लिखेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। न कभी भी आधा नहीं लिखा जाता है, म ही लिखा जाता है। तो संसार का सम प्लस सार होगा। सम प्लस लाभ, ये ल आया है देखिए, तो क्या हो जाएगा? संलाप। इधर देखिए, सम प्लस क्षय, संशय शक्कर के साथ, सम प्लस हार, संहार, सम प्लस वाद, संवाद। ठीक है, आया आपको कि अनुस्वार कैसे बनता है? मतलब जहाँ भी आधा म, यरल व और तीनों तरह के श और ह के साथ मिलता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? अनुस्वार में। अब हम आपका 9th वाला रूल पढ़ेंगे। ऋषि का र और षटकोण वाला स किसके साथ मिलता है? न या किसी स्वर के साथ, या क वर्ग, पूरा क वर्ग, क ख ग घ, पूरा प वर्ग, प फ ब भ ण, और या कोई अनुस्वार हो या य व ह हो, तो क्या किस में परिवर्तित हो जाता है? ण वाले में। ठीक है, देखिए अब ऋषि वाला और यहाँ न में न के साथ मेल हुआ तो क्या बन गया? ऋण बन गया। अब त्र और श, ये श है ना, और न के साथ मेल हुआ, मतलब यहाँ ऋषि का रकार भी लगा हुआ है तो ना के साथ होता तृष्णा। क्या बन गया? ये ना किस में परिवर्तित हो गया? तृष्णा। अब प्र में भी रकार है ना, प वाली लाइन भी है और प्र की रकार है, प वर्ग भी है, तो क्या होगा? और अंगन स्वर के साथ हो गया तो क्या बन गया? प्रांगण। भर प्लस न, र और न का मेल होगा भरण। भूष प्लस अन, भूषण। परि प्लस नाम, और र हो गया और ना हो गया तो क्या हो गया? परिणाम। मतलब न का परिवर्तन ना में हो रहा है। इस र श का मेल किसके साथ होता है? न स्वर, क वर्ग और प वर्ग या अनुसार य व ह के साथ होता है तो वह ण में परिवर्तित हो जाता है। अब 10th वाला देखो, सिर्फ आ को छोड़कर सारे स्वर, दोनों ई, दोनों उ, दोनों ए और दोनों ओ, ई उ ए ओ औ किसके साथ मिलते हैं? स सपेरे के साथ मिलते हैं तो वो परिवर्तित हो जाते हैं स षटकोण में। कैसे होते हैं? वी प्लस सात, छोटी की मात्रा आई, स्वर है और सात के साथ तो क्या बन गया? विषाद। वी प्लस सात का विषाद। नी प्लस सं का निशंग, नी प्लस सिद्ध का निषिद्ध, सु प्लस समा का सुषमा, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति, अभि प्लस सेक, छोटी ही और से तो अभिषेक। देखो अब आप अभी मैंने ये अगर ये बोल देते कि अभिषेक का विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद करोगे तो क्या करोगे? अभि प्लस सेक अलग कर दोगे, पर अपने को पता होना चाहिए कि ये शेक जब विच्छेद में जाता है तो सपेरे में परिवर्तित होता है। वी प्लस सम बराबर विषम, नी प्लस सेत बराबर निषेध। ठीक है, आपके 10 नियम है व्यंजन संधि के। आप अपनी कॉपी में इन 10 नियम को लिखना और लर्न करना। और आई होप आपने लास्ट जो मैंने स्वर संधि आपको समझाई थी आपकी बुक में से वो आप लोगों ने लर्न कर ली होगी। और अगर आपको लगता है कि हमें वो संस्कृत में समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ और अगर हमको इसमें से ही लर्न करना है तो मैं इसकी हिंदी भी PDF के थ्रू भेज देती हूँ। तो आप नहीं भी लिखेंगे, वो वाला लिख लिया आपने बुक वाला तो आप लिख लें, पर लर्न इससे कर लीजिएगा कि एक बार हिंदी में आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ। तो मैं आपको स्वर संधि भी PDF में सेंड कर रही हूँ और आज व्यंजन संधि भी, तो आप व्यंजन संधि आज लिख लेना क्योंकि आपने स्वर संधि तो आपने वो वाली आपकी बुक वाली लिखी ली होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विसर्ग संधि, क्योंकि जब आप एक बार अच्छे से संधि समझ लेंगे तो फिर आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजक करने में कहीं भी परेशानी नहीं आती। ओके, हैव ए नाइस डे।